हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा कर दी है इस बार की। इन्हें मिलेगा, कौन है ये, इनके बारे में डिटेल बताएंगे, किन किन फिल्मों में इन्होंने काम किया है और ये भी बताएंगे कि अब तक किन एक्टर और एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिल चुके हैं, ये प्रतिष्ठित अवार्ड, पूरी लिस्ट बताएंगे आपको। इसके अलावा बात होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की, और ये भी सवाल होगा कि किस बेंच की सुनवाई आप अपने घर पर बैठकर मोबाइल पे, लैपटॉप पे देख सकते हैं। एप्पल ने भारत में आईफोन 14 का उत्पादन शुरू कर दिया है और चीन पर निर्भरता छोड़ के इंडिया की ओर पहुंच रहा है। क्या है उसकी स्ट्रेटजी और क्यों ऐसा कर रहा है वो? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजकल देश के भ्रमण पर हैं, तो मैसूर दशहरा महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया है। सवाल होगा कि कहाँ पर आयोजित किया गया है। विश्व मौसम संगठन है IMO, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, बताया है कि 21वीं सदी का पहला ट्रिपल डिप ला नीना वो आ चुका है। बताएंगे आपको कि ये होता क्या है। ये जलवायु से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है और ये इस सदी का पहला ट्रिपल डिप ला नीला है। तो सब पर चर्चा होगी, और भी टॉपिक है उन सब पे बात करेंगे। और ये सब कुछ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है अलग अलग तरीके के, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स तो हर एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 2020 के लिए अनाउंस हुआ है, 2022 में, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? आशा पारेख, ओके। और इस बार का ये 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड होगा। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। देखिए, फिल्म जगत का सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है भारत का, दादा साहब फाल्के अवार्ड। सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसी ने इसकी घोषणा की है और ये वर्ष 2020 के लिए होगा अवार्ड, ओके। और ये कब दिया जाएगा ये अवार्ड? आशा पारेख को, फोटोग्राफ ये रहा इनका, आशा पारेख। तो इनको 30 सितंबर को अवार्ड दिया जाएगा जल्द ही, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उस समारोह की। उन्हीं के द्वारा वो अवार्ड दिया जाएगा। पिछली बार किनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2019 का? तो सुपरस्टार रजनीकांत को मिला था, ठीक है। तो अब बात करते हैं आशा पारेख के बारे में। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में। इनका परिवार गुजराती था और अभी एज है इनकी 79। और वो प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और इंडियन क्लासिकल डांसर भी हैं। फिल्मी करियर की बात करेंगे तो उन्होंने शुरुआत की थी एक बाल कलाकार के रूप में, तब उनकी उम्र 10 साल थी। और मशहूर फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय, उन्होंने उनका डांस देखा था 10 साल की उम्र में जब ये थी, और तो उसी के बाद उन्होंने फिल्म माँ में बाल कलाकार के तौर पर ले लिया था और फिर कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिर मुख्य एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? दिल देके देखो। और इसके बाद तो 95 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की, काम किया। कई सारी मशहूर फिल्में हैं उनकी, जैसे कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, कई चर्चित फिल्में हैं। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, कब? 1992 में। और ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं 1998 से 2001 तक। तो ये महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए अब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ये फिल्म का अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और जल्द ही मिल जाएगा इनको। तो अब बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, क्या होता है ये। देखिए, ये जो अवार्ड है वो, जैसे मैंने बताया कि भारतीय सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और इस अवार्ड का नाम फाल्के के नाम पर है। फाल्के का पूरा नाम क्या था? धुंडीराज गोविंद फाल्के, और उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है एग्जामिनेशन में कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? तो धुंडीराज गोविंद फाल्के, ये नाम आपको ध्यान रखना है। उनकी पहली फिल्म थी फाल्के की, फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, तो उन्होंने उसमें डायरेक्ट किया था, निर्देशन किया था, और उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड की घोषणा केंद्र सरकार ने की हुई है।
और ये अवार्ड हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाता है और इस बार ये सेरेमनी 30 सितंबर को होने जा रहा है जल्द ही। तो इस अवार्ड को जीतने वाले को क्या मिलता है? तो एक गोल्ड कमल मेडल मिलता है, शॉल और 10 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अब तक जिन स्टार्स को, फिल्मी स्टार्स को ये अवार्ड मिल चुका है उनकी पूरी लिस्ट ये रही। ओके, तो अभी आशा पारेख है 2019 के लिए, यानी पिछले साल मिला था, 2021 में मिला था, 2019 के लिए। तो कुछ पिछले आपको ध्यान में रखने हैं और बाकी पूरी लिस्ट ये रही। ओके, ये 1995 तक की है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, डेली का पीडीएफ फ्री होता है। ये 1995 तक का है और इससे पहले का भी देखना है तो ये रहा उससे पहले का। और ये फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? तो है देविका रानी। ओके, कब मिला था? 1969 में। क्लियर होगी बात? तो पूरी की पूरी ये लिस्ट रही, आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अच्छा ये होगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये कुछ लिस्ट रही और ये लिस्ट रही, ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का और काफ़ी चर्चित भी। ओके, क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इनमें से किस पीठ यानी बेंच की सुनवाई का लाइव प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग सितंबर 2022 में शुरू किया? कब शुरू किया? तो 27 सितंबर को। तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ कहेंगे इसे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबा दो और मित्रों को अगर शेयर करना चाहते हो, पसंद आ रहा हो तो जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो न्यूज़ ये रहा, सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, वो शुरू हो गई है 27 सितंबर से, ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है अब आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। जज कौन बैठे हैं, इसमें वीडियो भी दिखा देता हूँ, वो उस वक्त का जब ये पूरा, हाँ ये लाइव स्ट्रीमिंग का ये वीडियो है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, क्योंकि मैं तो उसके बाद ये आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो आप ये घर बैठे जान सकेंगे इंटरनेट पर कि कैसे सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, कौन जज बैठते हैं, कौन वकील हैं, उनके बीच में क्या बातचीत होती है, आर्गूमेंट क्या पेश किए जाते हैं, फिर जज क्या उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए अमूमन इससे पहले ये होता था कि कोर्ट रिपोर्टर होते थे, ओके, वो कोर्ट में जाते थे, अदालत में जाते थे, नोट्स लिखते थे और फिर उसी पर न्यूज़ बनते थे। तो 27 सितंबर को ये ऐतिहासिक दिन है जब सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच वो लाइव हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे क्या इससे पहले भी अदालतें लाइव हुई हैं, तो हाँ कुछ हाई कोर्ट्स ने भी लाइव स्ट्रीमिंग किया था, जैसे गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इन सब का लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं। गूगल पर सर्च करना होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप गूगल पे सर्च करें और वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और ये लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए किया जा रहा है, ठीक है। और सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है webcast.gov.in SC इंडिया, तो उस पर ये लाइव आपको उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी एक दिन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी और वो तारीख था 26 अगस्त को, ठीक है, जब पूर्व चीफ जस्टिस NV रमन्ना का रिटायरमेंट हुआ था। तो रिटायरमेंट की तारीख को, यानी कब, डेट क्या था, 26 अगस्त 2022 को सेरेमोनियल बेंच का सीधा प्रसारण किया गया था, लेकिन वो सांकेतिक था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि लगातार लाइव स्ट्रीमिंग किसकी शुरू हुई है, किस बेंच की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहेंगे, संविधान पीठ। ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो ये पहली लाइव स्ट्रीमिंग 27 सितंबर को शुरू हुई और ये लगातार स्ट्रीमिंग चलेगी। तो सबसे पहले संविधान बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। इस तरह से देख रहे हैं आप कि वकील जो है आर्गूमेंट दे रहे हैं और जज ये बीच में चीफ जस्टिस बैठे हैं। अभी कौन है चीफ जस्टिस? तो यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित, ठीक है। तो वो बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं, ओके। तो किन किन मामलों की सुनवाई हुई 27 सितंबर को, ये भी जान लेना ज़रूरी है।
तो जैसे EWS को 10% जो आरक्षण दिया रहा उसको चुनौती देने का मामला था, उस पर सुनवाई हुई। दूसरा मामला ये था महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर। तीसरा था बार काउंसिल की सदस्यता की अवधि को लेकर। ठीक है, तो ये सब सुनवाई हुई है। अब हम बात कर लें, चूँकि ये हमने क्वेश्चन में ही दे दिया कि कौन सा बेंच है, तो उन तमाम तरह की जो बेंच होती है, पीठ होती है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और समझदारी के व्यू से, क्योंकि जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक आपको संविधान पीठ के बारे में समझ में बहुत जल्दी नहीं आएगा। आप रट भी ले तो ध्यान नहीं आएगा। तो देखिए, जो अदालतें होती हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो उसमें इतने तरह के बेंच होते हैं, पीठ होते हैं। एक होता है सिंगल बेंच यानी एकल पीठ, दूसरा होता है डिवीजन बेंच यानी खंड पीठ, 2 होते हैं या 3 होते हैं, और तीसरा होता है फुल बेंच यानी पूर्ण पीठ, उसमें 5 से 7 जज होते हैं। और फिर चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ। ये सबसे ताकतवर होता है, ये जो संविधान पीठ है वो। ओके, अच्छा, सिंगल बेंच जो है ना वो 2020 में शुरू हुआ था। 2020 से पहले सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच का प्रावधान नहीं था। 2020 से ये शुरू हुआ, और बाकी तो ये हमेशा चलते रहे हैं, डिवीजन बेंच, फुल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सिंगल बेंच में केवल और केवल जो जमानत के मामलों की सुनवाई होती है या अग्रिम जमानत के मामले हैं जिसमें तुरंत फैसला सुनाया जा सकता है, वो सब सुनवाई होती है। और बाकी में इस सब में डिवीजन बेंच हो गया, फुल बेंच हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो गया, उसमें बड़े मामलों की तमाम की सुनवाई होती है। तो सवाल ये होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ वो क्या होता है और कैसे गठन किया जाता है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, उनके पास संवैधानिक रूप से एक संविधान पीठ गठन करने का अधिकार होता है। उन्हीं के इच्छा पर यह होता है। अब सवाल होगा कि किन परिस्थितियों में ये संविधान पीठ उसका गठन किया जाता है। तो ऐसा मामला जब भी आए जब संविधान की व्याख्या से संबंधित एक कानून पर क्वेश्चन खड़ा हो जाए कि कोई एक कानून बना है और वो कानून जो है ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो हमारा संविधान है, उसकी जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। तो ऐसे अगर मामले आते हैं तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान बेंच का गठन करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान की जो बातें उसको इंटरप्रेट करने का और उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ऐसे मामले जब कोई कानून बनता है, जैसे अभी EWS को लेकर जो संविधान संशोधन हुआ था 10% आरक्षण को लेकर, तो उसमें कुछ लोगों का दावा था कि ये असंवैधानिक है। तो उस मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संविधान बेंच का गठन किया और उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी हो गई है और अभी फैसला जो है रिजर्व कर लिया गया है। हो सकता है 1-2 दिन में, 3 दिन में उस पर फैसला सामने आ जाए। ठीक है, और एक और परिस्थिति है जब संविधान बेंच का गठन होता है, जब भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी हो, तब संविधान पीठ का गठन किया जाता है राय देने के लिए राष्ट्रपति को। इसके अलावा क्या है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जजों से अधिक की जो बेंच है, तो ऐसे अगर मामले होते हैं जिस पर जज की एक राय नहीं है यानी बहुमत एक नहीं हो पाया है, तब वो मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाता है और ये संविधान पीठ का जो फैसला होता है वो सर्वोच्च मान्य होता है। ओके, तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तमाम तरह के एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ फिर से डेली की तरह कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है और आप वो पा सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। चंद दिन बचे हैं, छूट चल रही है अभी, 150 रुपये में मात्र आप 1 ईयर का मेंबरशिप ले सकते हैं और इसके थ्रू आपको मिलता है PDF, इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका। मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वीकली और मंथली, जनवरी से लेकर अब तक के टोटल मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के अवेलेबल हैं। आप करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है, वो तमाम एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो देखना ज़रूर
डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, PDF जो है वो कई तरीके के मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और वो भी और डिफरेंट तरह के, जैसे कि 1 लाइनर PDF, दूसरा हो गया MCQ, क्वेश्चन ऑप्शन आंसर, और तीसरा है जिसमें क्वेश्चन ऑप्शन आंसर और पूरा डिटेल उसकी व्याख्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एप्पल ने भारत में iPhone 14 का उत्पादन कहाँ पर स्थित फॉक्सकॉन प्लांट में शुरू किया है? फॉक्सकॉन कंपनी है एक ताइवान की, तो उसकी फैक्ट्री है इंडिया में कई सारी, तो वहाँ पर एक में उत्पादन शुरू हुआ है। किसका? तो iPhone 14 का। आंसर होगा इसका श्री पेरम्बदूर, श्री पेरम्बदूर। और ये रहा न्यूज़ द हिंदू का। देखिए, मैं जो भी करंट अफेयर्स आपको बताता हूँ ना, वो सब ऑथेंटिक पूरे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस खास तौर पे, और जो भी बिजनेस के जिस मनी कंट्रोल हो गया, CNBC हो गया, उन सब के कंटेंट को ही उसको बढ़िया से डिटेल में लेकर और तब आपको बताया जाता है, ताकि ऑथेंटिक और सही जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए वो आपको मिल सके। ओके, तो ये श्री पेरम्बदूर में, ये चेन्नई के पास में है श्री पेरम्बदूर, और कांचीपुरम ज़िले में है, ठीक है, तमिलनाडु के। तो न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि नियर चेन्नई, तो नियर चेन्नई का मतलब हुआ श्री पेरम्बदूर, कांचीपुरम ज़िले का एक हिस्सा है। तो एप्पल ने iPhone 14 का प्रोडक्शन इसी महीने फॉक्सकॉन कंपनी के प्लांट में शुरू किया है, और यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब ये होगा कि असेंबलिंग, ओके, उसके पार्ट्स का निर्माण नहीं हो रहा है, ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। देखिए, iPhone 14 जो है वो ज़्यादातर उसके जो पार्ट हैं वो विदेश से आते हैं, और यहाँ पर असेंबल किया जाता है और मार्केट के लिए उतार दिया जाता है। और फॉक्सकॉन, जैसे मैंने बताया, ताइवान की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कई प्लांट है उसके यहाँ इंडिया में। और भारत में जो असेंबल हो रहा है iPhone 14, उसकी जो मार्केटिंग होगी, यानी बेचा जाएगा, वो डोमेस्टिक यानी इंडिया में, और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा विदेशों में भी, विदेश के मार्केट में भी वो भेजा जाएगा, ठीक है। अगर सवाल होगा कि क्या इससे पहले एप्पल यहाँ पर निर्माण नहीं करती थी? नहीं भाई, बिल्कुल निर्माण होता था यहाँ पर। एप्पल ने 2017 से इंडिया में आईफोन का निर्माण, ये प्रोडक्शन कहिए, प्रोडक्शन और असेंबलिंग वो शुरू कर दिया था। लेकिन आमतौर ये पुराने मॉडल थे, जैसे iPhone 11, 12, iPhone 13, iPhone SE, iPhone SE 1, ये सब मॉडल थे। तो अब जो लॉन्च हुआ है ना iPhone 14, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो उसका उत्पादन इंडिया में एप्पल ने शुरू कर दिया है। महत्वपूर्ण बात ये। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों इंडिया में ये एप्पल उत्पादन कर रहा है, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री तो चाइना मानी जाती है। तो चाइना से निकलकर और इंडिया की ओर क्यों, ऐसी क्या बात हुई है? तो देखिए, एप्पल जो है आईफोन के उत्पादन के लिए अभी तक चीन पर अत्यधिक निर्भर है। ये रहा चाइना, तो चीन पर निर्भर है। और वहाँ पर जो कोविड-19 की स्थिति हुई और जीरो कोविड पॉलिसी हुई, उसकी वजह से चीन ने कई सारे प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिए। और ऐसे में एप्पल कंपनी चाहती है कि चीन से हम निर्भरता कम करें, और किसी भी एक देश पर या एक जगह पर निर्भर हो जाना ये बिजनेस के लिहाज से अच्छा नहीं होता है। और ये एप्पल को समझ में आया अभी जब कोविड-19 हुआ, और इस वक्त वहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी, अगर एक भी मरीज कहीं मिल गया तो पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया जाता है, पूरा कर्फ्यू सा माहौल रहता है वहाँ पर। जैसे में उत्पादन हो नहीं पा रहा है, तो एप्पल को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब जो है वो ऐसे में चीन से निकलकर अब इंडिया की ओर पहुँच रही है वो कंपनी, ओके, एप्पल। और इंडिया में कोशिश यही है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, ओके। भारत सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, और PLI स्कीम भी लॉन्च की हुई है, ठीक है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये हुई थी, अभी इसी महीने सितंबर में अहमदाबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। किसके बीच? फॉक्सकॉन और वेदांता समूह के बीच गुजरात सरकार के साथ MOU साइन किया गया है।
अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो अब 2 साल में सेमीकंडक्टर का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। और जब इंडिया में पहली बार सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू होगा, 2 साल 2.5 साल में हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, अभी जो एप्पल आईफोन के जो उसके पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं और यहाँ असेंबल किया जा रहा है, उसके बदले यहीं के बने जो चिप हैं, माइक्रो प्रोसेसर हैं, वो सब यहीं पर उसकी असेंबलिंग हो जाएगी, यानी उत्पादन पूरी तरीके से इंडिया से ही हो पाएगा। तो ये देख रहा है आईफोन, एप्पल और बाकी भी तमाम जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, वो ये भी देख रही हैं कि इंडिया में आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े पैमाने पर जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो चिप है, ओके, या कहें हम सेमीकंडक्टर, उसका उत्पादन होने वाला है। और तमाम उसके लिए जो या फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट है, वो सब बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी यहीं पर, तो यहीं पर उत्पादन होगा। तो इसी वजह से एप्पल जो है वो इंडिया में आईफोन के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसके आने से इंडिया की ओर से एक मैसेज बहुत बढ़ जाता है दुनिया में। केवल ये एक घटना नहीं है कि आईफोन आ गया यहाँ पर, इससे एक मैसेज आता है दुनिया में कि इंडिया भी दुनिया के लिए एक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर बन सकता है, ओके, उभर सकता है चीन की तुलना में, ठीक है। और आपको बताऊं कि CNBC वेबसाइट, उसके अनुसार इस साल के अंत तक यानी 2022 के लास्ट तक आईफोन 14 का 5% उत्पादन जो है ना वो इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी तक टोटल चाइना में होता है, तो वहाँ से फिर उसका उत्पादन कम किया जाएगा, 95% होगा, 5% यहाँ होगा। और 2025 तक की रणनीति है एप्पल की कि आईफोन का 25% उत्पादन भारत में ही हो, ओके, तो भारत में ही हो 2025 तक, 25% जितना एप्पल का डिमांड है उसका, ठीक है। और इंडिया एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है एप्पल के लिए और तमाम उसके लिए, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है तो यहाँ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, ओके। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये स्मार्टफोन बाज़ार है इंडिया। एप्पल की बात हो रही है, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी था, ओके। एप्पल का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है। CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक, ओके। और ये तमिलनाडु में, यानी श्री पेरम्बदूर, ये तमिलनाडु में है, वहाँ पर निर्माण शुरू हुआ है फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन, गवर्नर RN रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों पसंद आ रहा हो शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों को, ओके। देखेंगे कितने लोगों ने शेयर किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट हमें मिलती है, तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर दशहरा महोत्सव 2022 का उद्घाटन 26 सितंबर 2022 को किस जगह किया, कहाँ पर? तो सबको पता है मैसूर में ही ये होगा, मैसूर दशहरा महोत्सव, और ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो कर्नाटक में पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 26 सितंबर को मैसूर के चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा महोत्सव उसका उद्घाटन किया। 10 दिनों तक ये महोत्सव चलता है और 5 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा समारोह है जिसका उद्घाटन कर रही हैं राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोमई, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIIT धारवाड़ उसके नए परिसर का उद्घाटन किस राज्य में किया है, किस स्टेट में? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में उद्घाटन हुआ है और 26 सितंबर को ही हुआ है उद्घाटन। न्यूज़ देख रहे हैं आप। IIIT धारवाड़, ये आप ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ओके। IIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT से रिलेटेड एजुकेशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और हाँ, ये रहा फोटोग्राफ जब ये उद्घाटन हो रहा है, और ये चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, और ये थावरचंद गहलोत हैं गवर्नर वहाँ के, और बीच में राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मंत्री को एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का पहला क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन,
सुएला ब्रेवरमैन। और ये रहा न्यूज़, ये देख रहे हैं आप। तो लंदन में 23 सितंबर को ये अवार्ड उनको मिला है और सुएला की तरफ से उनके माता पिता ने ये अवार्ड स्वीकार किया है। ठीक है, सुएला के माता पिता वो इंडियन मूल के हैं, भारतीय ही रह चुके हैं। ठीक है, और सुएला जो है वो ब्रिटेन में होम सेक्रेटरी हैं। होम सेक्रेटरी जो होता है वो इंडिया में होम मिनिस्टर के स्तर का होता है। ठीक है, वहाँ होम मिनिस्टर नहीं कहलाया जाता है, वहाँ होम सेक्रेटरी कहलाया जाता है। जैसे अमेरिका में भी होम सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह होम सेक्रेटरी को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। तो ये अवार्ड मिला है और ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ इनका। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने 21वीं सदी का पहला ट्रिपल डिप ला नीना उसकी भविष्यवाणी की या ऐलान भी कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल तक ला नीला का प्रभाव, ट्रिपल डिप का मतलब ये हो गया, और ला नीला का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बड़े हिस्से में मौसम जो है वो अपेक्षाकृत ठंडा होगा। ठीक है, देखिए न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और इंडिया में क्या असर होगा ये न्यूज़ उस पर है, इंडियन एक्सप्रेस का, और मैं इसी पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ला नीला जो है ना वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। क्या होता है मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ आपको, पहले बेसिक बात समझ लीजिए कि ये 2020 में शुरू हुआ था और मौसम विभाग ने या कहें मौसम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय, उसने कहा कि 2022 के अंत तक ये जारी रहने की उम्मीद है, भविष्यवाणी उसने कर दी है। तो लगातार 3 साल तक ऐसी अनोखी घटना है मौसम से रिलेटेड, इसलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने ट्रिपल डिप ला नीला के रूप में इसे परिभाषित किया है। मतलब कि 3 साल तक, 3 सर्दियों तक ये फैला हुआ है और ये इतिहास का तीसरा और 21वीं सदी का पहला ट्रिपल डिप ला नीला है। तो आने वाले वक्त में अभी जो सर्दी है उसमें इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। कुछ जगह पर बाढ़, कुछ जगह सूखा ये भी हो सकता है, ठंड ज़्यादा हो सकती है। क्या होता है ला नीला? ला नीला जो है ना वो शब्द वो प्रशांत महासागर के समुद्री सतह के तापमान से होने वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको से संबंधित है। प्रशांत महासागर में जो भूमध्य रेखा है ये लगभग यहाँ से ये रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो उसके 140 से 120 डिग्री के बीच जो हिस्सा है वो नीनो रीजन कहा जाता है। कौन सा हिस्सा? ये यहाँ वाला हिस्सा। ठीक है, 140 से 120 डिग्री के बीच का हिस्सा। ठीक है, समझ गए बात। और ये ला नीला जो है ना वो अलग अलग समय में ये महासागर यानी जो समुद्र है उसकी ठंडी सतहों के वातावरण में जो गर्मी को एब्जॉर्ब करने देती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि हवा का तापमान नीचे चला जाता है जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। और जब इस इलाके में इस तरीके से कूलिंग इफ़ेक्ट राउंड होता है तो ये इस प्रोसेस को हम ला नीना कहते हैं, ला नीना कहते हैं। ठीक है, ये घटना प्रशांत महासागर में इसी इलाके में होती है, लेकिन इसका असर जो है ना पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता है, यहाँ तक कि इंडिया तक भी होता है। इधर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उस तरफ, उन सब जगहों पे ये बड़े पैमाने पर होता है। ओके, और इसका एक उल्टा भी होता है, अल नीनो कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है पूरे हिस्से में। ओके, तो तापमान गर्म हो जाता है। तो अभी ला नीना वो है और ट्रिपल डिप यानी लगातार तीसरे साल है। तो ऐसे में होगा कि भारत में ठंड और बारिश की संभावना इसकी वजह से बढ़ जाती है। जैसे इस मौसम में और लगातार पिछले कुछ मतलब 2 मौसम से आप लोग देख रहे होंगे, 2 बरसात के मौसम से कि इंडिया में बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है, कम नहीं हो रही, ज़्यादा ही हो रही है। तो वो इफ़ेक्ट जो है ला नीना का है। ठीक है, आप सोचेंगे कि तो हमने कहा ठंड बढ़ जाती है तो इस गर्मी में क्यों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा चला गया था, रिकॉर्ड टूट गया था।
कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। तो देखिए इसका इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है ना वो बरसात में होता है और सर्दी के वक्त में होता है। लेकिन ये इस सर्दी में भी रहने की उम्मीद है और इस साल के अंत तक या 2023 के फरवरी तक ये असर हो सकता है। तो असर यही होता है कि उसका भारत में अच्छा ही असर होता है। भारत में ये असर होता है इंडिया में कि यहाँ पर बारिश और थोड़ा कुछ ज़्यादा आपको ठंड महसूस हो सकती है। लेकिन इस इलाके में बहुत दिक्कत होती है। इस इलाके में क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ओके, इधर अमेरिका इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इन सब इलाकों में क्या होता है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से हवा शुष्क हो जाती है, सूखी हवा, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, ये सब असर होता है। लेकिन भारत के लिए जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि ये एक बेहतर है ला नीना, अब हो गया है वो ट्रिपल डिप। तो ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी होगा, बीपीएससी होगा, यूपीपीएससी होगा, इन सब एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिटेल बताया। कुछ चीज़ों पर मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ, वजह यही है कि आप बातों को समझ सकें और फिर बाद में रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा जाए और ये देखिए इस तरीके से, ये तो फोटोग्राफ दिखाना ही चूक गए थे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से इधर कूलिंग हो जाता है, इधर ड्राई एरिया हो जाता है, कुछ अलग अलग तरह के एरिया हो जाते हैं और भारत में इसका असर थोड़ा बेहतर होता है। तो यहीं पर इस इलाके में ये बनता है ला नीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। आपके तमाम कमेंट्स जो है वो हमारी टीम पढ़ती है और हमें बताती भी है और ज़रूरत पड़ने पर कमेंट्स का जवाब दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने देश के गांवों के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए सितंबर 2022 में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर होगा जलदूत, ठीक है, जलदूत। ये पीआईबी की प्रेस रिलीज है जो आप देख रहे हैं, जलदूत। और इसे जारी किया केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, तो उन्होंने ही ये ऐप जलदूत को लॉन्च किया है। ये जो ऐप है इसको दो मिनिस्ट्री ने मिलकर तैयार किया है। एक तो है ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और दूसरा है पंचायती राज मंत्रालय जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। तो दोनों मंत्रालयों ने मिलकर, यानी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर ये ऐप विकसित किया है। और इस ऐप का क्या होगा उपयोग, तो पूरे देश के हर गांव में चयनित 2 से 3 कुओं का जल स्तर मापने का काम किया जाएगा। इसके जरिए खुले कुओं में जल स्तर की मैनुअल निगरानी साल में 2 बार होगी, एक मानसून से पहले और फिर मानसून के बाद कितना जल स्तर है, वाटर लेवल है कुएं का, ओके। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो ग्रामीण रोजगार सहायक जो हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, वो जलदूत कहलाएंगे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन जलदूत कहलाएंगे, तो ग्रामीण जो रोजगार सहायक हैं वो जलदूत कहलाएंगे। तो इस तरह से माप की जाएगी और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र यानी NWIC के डेटाबेस में वहाँ जमा हो जाएगा और उससे नीतियाँ बनाने या फिर वहाँ पर अगर पानी पहुँचाना है उसके लिए सरकार तैयारी कर रही है, तो वो सब काम हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को, आज ही के दिन। उद्देश्य क्या है, तो रेबीज बीमारी जो है उससे जो इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, उसके रोकथाम के लिए कार्रवाई करना, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है, तो ये है थीम रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ, ओके, ये है थीम। रेबीज क्या है, एक वायरल बीमारी का, ये वायरस से होता है और इसके कारण होता ये है कि गर्म खून वाले जो भी जीव हैं उनके मस्तिष्क में, ब्रेन में सूजन हो जाता है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस हो जाता है, ठीक है। और ये जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में फैलती है। आमतौर पर कुत्तों के काटने या बंदर के काटने या जो भी संक्रमित इन्फेक्टेड जानवर है उससे अगर खरोंच लग गया तो उसके कारण हो सकता है, ओके। और इससे डेथ भी अच्छी खासी होती है,
हर साल बहुत सारे लोगों की दुनिया भर में और भारत में भी डेथ होती है कुत्ते काटने की वजह से। अगर रेबीज का जो वैक्सीन है जो वो नहीं लिया गया तो उसके काफ़ी बुरा असर होता है, डेथ हो जाती है। महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 में विश्व बधिर सप्ताह, डेफ डे वीक, ये कब मनाया गया? आंसर होगा 19 से 25 सितंबर तक। उद्देश्य क्या है? तो जो बधिर हैं, बधिर का मतलब कि जो सुन नहीं सकते हैं, उनके दैनिक जीवन में जो दिक्कतें आती हैं और उनको जो सहायता पहुंचानी चाहिए उसके बारे में जागरूकता फैलाना। और 2022 की थीम क्या है? तो ये रहा थीम, बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण। ओके, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि थीम को लिख दिया जाए यहाँ पर, तो ये लिख दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जाता है। आप लोगों की डिमांड भी रहती है थोड़ा डिटेल में आपको बताया जाए। ओके, और कई बार ये टाइम पर नहीं आ पाता है, तो हमारी कोशिश है कि टाइम पे वीडियो आपको मिल जाए। चूँकि कंटेंट बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं। हम लोग जो हैं वो किसी भी मुद्दे की गहनता में जाते हैं और जो सोर्स है, अखबार है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उन सब से रिलेटेड चीज़ें, उन सब से निकाल के चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये जो अलग करंट अफेयर्स है उसमें ये अलग स्थान रखता है, ख़ास तरह के ये करंट अफेयर्स है आपके लिए। ठीक है, तो अब कल मिलेंगे और हाँ, मेंबरशिप देखना मत भूलना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।